हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेंटल एजेस। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टॉप 5 मोस्ट पावरफुल सेल ऑर्गेनिज्म के जिनके बिना सेल अधूरा ही है, मतलब सेल कोई काम का नहीं है। ओके, तो ये पार्ट्स में बनेंगे, ठीक है ना। तो आज पहले पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे द मास्टर कंट्रोलर ऑफ सेल, दैट इज दिस सेल न्यूक्लियस। ठीक है, तो आज आपको हम पढ़ाएंगे न्यूक्लियस। ठीक है, चलो पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। एक बेसिक बेसिक जान लेते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। तो वह मास्टर कंट्रोलर होता है कि इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज इन द सेल। सेल की सारी गतिविधि, जो भी एक्टिविटीज होता है वो ही कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ओके, और ये किस चीज से बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम से बना होता है। और वो क्रोमोसोम क्या करता है? हमारे जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेट्स होंगे, उनकी ब्लूप्रिंट कैरी करता है वो। तो यहाँ पे लिखा है व्हिच कैरीज द ब्लूप्रिंट फॉर ऑल आवर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है कि न्यूक्लियस क्या है? हमारा मास्टर कंट्रोलर है कि वो हमारे सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। किससे बना होता है? क्रोमोसोम से बना होता है, जो हमारे इंडिविजुअल ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनको उनका जो ब्लूप्रिंट है वो कैरी करता है। ओके, अब क्रोमोसोम किस चीज से बना होता है? क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से। ठीक है, डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। और ये जो क्रोमोसोम मतलब जो क्रोमोसोम है कितना होता है? ये 2 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वो 2 मीटर ही होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो डीएनए से कैसे बनता है? रैप्ट होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ, वो रैप्ट होता है। यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका हिस्टोन मॉलिक्यूल है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन है, इसके साथ ये डीएनए कैसे रैप्ट होके बैठा है। ओके, ठीक है, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, इसके साथ आपका जो डीएनए है, ठीक है, ये आपका जो डीएनए है ये ऐसे रैप्ट होके बैठा है। तो ये दैट इज द हिस्टोन प्रोटीन। ओके, दैट इज द हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, एंड दैट इज द डीएनए। ओके, तो डीएनए जो है वो आपके, ठीक है, वो जो है आपके हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप्ट होके बैठा है। जो जो क्या बनता है, मतलब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप करके क्या बन रहा है? न्यूक्लियोसोम। ओके, तो द डीएनए इज रैप्ड अराउंड ए कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब जो वो हिस्टोन प्रोटीन है वो उसमें क्या होता है? हाई कंटेंट ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड, जो बोलते हैं उनको आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन का हाई कंटेंट रहता है हिस्टोन प्रोटीन्स में। तो होल कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है ना। यहाँ पे होल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये देखो, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, ये आपका डीएनए ऐसे ऐसे घूम के आ रहा है। ओके, मैं आपको फिर से पोच के बता देता हूँ इरेज करके। तो ये देखो, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये आपका डीएनए रैप है। ऐसे करके कितने सारे हिस्टोन प्रोटीन डीएनए रैप करके ऐसे ऐसे बन रहा है, देख रहे हो? जस्ट लाइक ऐसे हिस्टोन प्रोटीन्स है। ओके, और ये आपके डीएनए ऐसे रैप करके, ठीक है ना, ऐसे रैप करके डीएनए बन रैप्ट है। ठीक है, तो ऐसे कम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जो ऐसे कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। ओके, उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, द होल कम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमैटिन। ये जो आपका बन रहा है ये क्रोमैटिन है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्रोमैटिन है। ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका क्रोमैटिन वाला पार्ट। ये देखिए, ये क्रोमैटिन वाला पार्ट है। ओके, ये क्रोमैटिन बन रहा है। ओके, अब आता है इस क्रोमैटिन के अनुसार, इस चीज के अनुसार दो भागों में भाग है। एक है हेटेरोक्रोमैटिन, दूसरा है आपका यूक्रोमैटिन। देखो, हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है? हेटेरोक्रोमैटिन होता है कि पहली तो बात है वो इनएक्टिव होता है। जो हेटेरोक्रोमैटिन की बात कर रहा हूं मैं, क्रोमैटिन को दो भागों में भाग किया गया। एक है हेटेरोक्रोमैटिन, दूसरा है यूक्रोमैटिन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब उस डीएनए कम्प्लेक्स मतलब कम्प्लेक्स डीएनए उसी अरेंजमेंट के अनुसार, क्रोमैटिन के अरेंजमेंट के अनुसार, ठीक है, दो भागों में भाग है। एक है आपका हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है, दूसरा है आपका यूक्रोमैटिन। ओके, अब क्या है वो हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन क्या होता है? हेटेरोक्रोमैटिन क्या है? हेटेरोक्रोमैटिन पहले तो बात है वो इनएक्टिव होता है, और यूक्रोमैटिन आपका एक्टिव क्रोमैटिन होता है। ठीक है ना, हेटेरोक्रोमैटिन इनएक्टिव क्रोमैटिन होता है और यूक्रोमैटिन एक्टिव क्रोमैटिन होता है। पहले ये बात आप एक बेसिक है जान लो, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव है।
दूसरा क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो डेंसली पैक्ड होता है, ठीक है, डेंसली पैक्ड है। और जो यूक्रोमेटिन है वो डेंसली पैक्ड नहीं है, लेस पैक्ड, मतलब लेस लूजली पैक्ड है वो, ओके। जो यूक्रोमेटिन होता है वो लूजली पैक्ड होता है। अब अगर वो जैसे कि हेटेरोक्रोमेटिन का जैसे कि डेंसली पैक्ड है तो नॉर्मल सी बात है, जो वो स्टेन क्या करेगा, मोर डार्कर, ओके ना। वो स्टेन करता है कैसे, जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो कैसे स्टेन करेगा, डार्कर स्टेन करेगा या फिर डेंस स्टेन करेगा, ओके। और जो यूक्रोमेटिन होता है क्योंकि वो लूजली पैक्ड होता है तो वो स्टेन कैसा करेगा, लेस, मतलब है लेस स्टेन करेगा, लेस डेंसली स्टेन करेगा वो, ठीक है ना, स्टेन लेस डेंसली, ओके। तो इसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। और जो डेंसली पैक्ड होता है, ठीक है, इनएक्टिव क्रोमेटिन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं, ओके। तो आप देख लो, ये आप लाइन पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटिन इज डेंसली पैक्ड ड्यूरिंग इंटरफेज एंड इज रेफर्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन। और ट्रांसक्रिप्शनली जो एक्टिव क्रोमेटिन स्टेन्स लेस डेंसली एंड इज रेफर्ड टू एज यूक्रोमेटिन। समझ आ गया आपको अब, ठीक है। अब जो फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 एक्स क्रोमोसोम ये पाए जाते हैं, ठीक है, 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसमें से क्या होता है, एक होता है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है, और दूसरा होता है वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। देखो, ओनली वन ऑफ देम इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड द अदर रिमेन्स कंडेंस्ड, ठीक है, जिसको हम हेटेरोक्रोमेटिक क्लम्प या फिर एक बार बॉडी कहते हैं, ओके। समझ आ गया, बार बॉडी पे समझ आ गया आपको, ठीक है ना। बार बॉडी क्या होता है, वो जो एक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव और डेंसली कंडेंस्ड हो चुका है, इसलिए उसको हम हेटेरोक्रोमेटिक प्लम्प कहते हैं या फिर हम बार बॉडी कहते हैं, ठीक है, फीमेल से पाया जाता है। अब है लायन हाइपोथेसिस, सबसे मतलब है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है लायन हाइपोथेसिस। वो क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें जो लिखा है कि हेटेरोक्रोमाइजेशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज ए रैंडम प्रोसेस। मतलब क्या है, अब जैसे ये मतलब है कि लाइन हाइपोथेसिस ये कहता है कि फीमेल सेल्स में कौन सा एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना, फीमेल सेल्स में कौन सा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा, वो एक रैंडम है, वो रैंडम है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ इस प्रकार के एक्स क्रोमोसोम वो इनएक्टिव होता है और इस प्रकार के इस टाइप के एक्स क्रोमोसोम वो एक्टिव होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नो सिस्टम। वो रैंडम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी एक्स क्रोमोसोम हो सकता है कि वो एक होगा वो इनएक्टिव होगा, दूसरा होगा वो एक्टिव होगा, इट्स अ रैंडम, कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं है, ओके। ये लायन हाइपोथेसिस कहता है, ओके। अब जो आपने पढ़ा होगा कि टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में कि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसके कारण जो फीमेल है उसमें सीवियर सोमेटिक और गोनाडल एबनॉर्मेलिटीज दिखा जाएगा, ठीक है ना। एक नॉर्मल, ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल बताया कि एक फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है जिसमें से एक एक्टिव होता है दूसरा इनएक्टिव होता है, जो इनएक्टिव होता है उसको हम हेटेरोक्रोमेटिक क्लम्प कहते हैं या बर बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। अब जो हेटेरोक्रोमाइजेशन होगा है ना, जो भी एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा वो एक रैंडम है, वो एक नॉर्मल चीज है, एक ये ना, ये एक नॉर्मल है। बट पैथोलॉजिकली क्या होता है, जो टर्नर सिंड्रोम में क्या पाया जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, फीमेल्स में एक गोनाडल और सोमेटिक, ठीक है ना, शारीरिक फिजिकल एब्नॉर्मलिटीज देखा जाता है, ठीक है ना। तो उसी को टर्नर सिंड्रोम ही कहते हैं। ये आपको मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मतलब एक्सेप्शन क्या है ना। तो अब बारी आती है आपकी न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस। अब आपने है ना क्रोमोसोम पढ़ लिया, थोड़ा बहुत क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में ना, ज़्यादा है ना, थोड़ा सा बेसिक आपका स्ट्रक्चर और इसके बारे में एक्सेप्शन क्या है ये आपने पढ़ लिया। अब बारी आती है आपके न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर का। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है कि जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और एनवेलप कहते हैं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, ठीक है। अब जो सब्सटेंस मूव बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है ना, थ्रू ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जो जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, ठीक है ना, वैसे ही न्यूक्लियस में भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। अब सेल मेम्ब्रेन में तो बहुत सारे प्रोसेस थे, पर न्यूक्लियस में है कि वो पोर के द्वारा जाता है, एक पोर होता है स्पेसिफिक, उसी पोर के द्वारा वो सब्सटेंस आर पार होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये किस चीज़ से बना होता है, न्यूक्लियोपोरिन, इम्पोर्टिन एंड एक्सपोर्टिन, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोपोरिन जिसको हम एलाडिन कहते हैं, एलाडिन, ठीक है ना।
वो इन्वॉल्व है कि मतलब वो एक नाम है एग्जाम्पल एलाडिन, जो हमारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जो सब्सटेंस एक्सचेंज में वो योगदान प्रदान करता है। ठीक है, अब अगर उसमें कोई म्यूटेशन आ जाए, ठीक है ना, जैसे कि एलाडिन जो एक न्यूक्लियोप्रोटीन है उसमें म्यूटेशन आ गया तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन आने पे क्या होता है, उस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल ए सिंड्रोम या एल ग्रोव सिंड्रोम। ठीक है ना, क्या कहते हैं, अगर एलाडिन में कोई भी म्यूटेशन आ जाए उससे जो भी आपका सिंड्रोम होगा उसको हम कहेंगे या तो ट्रिपल ए सिंड्रोम या तो एल ग्रोव सिंड्रोम। ट्रिपल ए सिंड्रोम को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 ए होता है कि एलक्रीमा, एखेलेजिया एंड एडिनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी। ठीक है, 3 चीजें होते हैं। एलक्रीमिया होता है कि आंसू ना बनना, नो प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स। ठीक है, और एखेलेजिया क्या होता है कि आपका जो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, तो एलक्रीमिया का एक आंसू नहीं बन पा रहा है और एखेलेजिया का मतलब है रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है आपका लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर। ओके, और एडिनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी वो तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो ये ट्रिपल ए आप सिंड्रोम है जिसको हम एल ग्रोव सिंड्रोम भी कहते हैं। कैसे होता है म्यूटेशन, किस चीज से म्यूटेशन से होता है, एलाडिन। एलाडिन क्या है, एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। ठीक है, उसके म्यूटेशन की वजह से ये सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब जैसे कि एक ओवरऑल आपका रिवीजन हो गया, ये आपका ओवरऑल रिवीजन है। ठीक है ना, ये आपका पूरा ओवरऑल रिवीजन होगा। ठीक है, कि पहले तो क्या है, इट न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज इन द सेल। ठीक है, और इट इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम व्हिच कैरीज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। ब्लूप्रिंट कैरी करता है। क्या क्या होता है स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियर एनवेलप देख रहे हो आपको, है ना, ये न्यूक्लियर एनवेलप है। ओके, ये आपके पोर्स है ना, जिसमें से सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोपोरिन, इम्पोर्टिन एंड एक्सपोर्टिन। ठीक है, ये देखो आपका पोर है। ठीक है, अब पोर का स्ट्रक्चर मैं बताना चाहता हूँ कि जो पोर है, आप जब थोड़ा बहुत आगे पढ़ोगे, जो पोर होता है वो ऑक्टागोनल इन स्ट्रक्चर होता है ना, पढ़ोगे, अब आगे पढ़ोगे पोर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लोगे आप, है ना। चलो, तो फिर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का है ना, न्यूक्लियोपोरिन होता है, इम्पोर्टिन एक्सपोर्टिन होता है। ठीक है ना, और आपका यहाँ पे आ जाता है तो आपको ये देखो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन है कि न्यूक्लियस किसी से बना होता है, क्रोमोसोम से बना होता है। ठीक है, जो 2 मीटर लंबा, मतलब डीएनए से बना, जायंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जो 2 मीटर लंबा है ना, ईच क्रोमोसोम। और ये रैप्ट होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, है ना, हिस्टोन प्रोटीन रैप्ट होता है, इसको न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, और इसमें हेटेरोक्रोमेटिन जो डेंसली पैक्ड होता है। ठीक है ना, इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली। ठीक है, और जो एक्टिव होता है वो यूक्रोमेटिन होता है। ओके, वो लेस स्टेन देता है। इसमें आप ये जो क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन ऑफ फीमेल जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे कि फीमेल्स में 2 क्रोमोसोम रहता है। ठीक है ना, एक क्रोमोसोम एक्टिव रहता है, दूसरा इनएक्टिव रहता है। जो इनएक्टिव रहता है उसको हम हेटेरोक्रोमेटिन क्लम्प कहते हैं या फिर बार बॉडी कहते हैं। ठीक है, और लाइन हाइपोथेसिस के अनुसार क्या होता है, जो हेटेरोक्रोमाइजेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम है वो एक रैंडम प्रोसेस है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो टर्नर सिंड्रोम है जिसमें आप देख रहे हो कि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण बहुत प्रकार की फिजिकल और गोनाडल और सोमेटिक एब्नॉर्मलिटीज देखा जाता है फीमेल्स में। ओके, तो आप ये देख लो, ये देखो आपका जो यूक्रोमेटिन है, ये देखो ये लेसली है ना, लूजली पैक्ड है, और प्लस क्या है, लेस स्टेन्ड है ये। और यहाँ पे देखो हेटेरोक्रोमेटिन क्या है, डेंसली पैक्ड होता है, और वो क्या होता है, और डार्क स्टेन देता है ना। और वो ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो इनएक्टिव है और जो यूक्रोमेटिन है वो एक्टिव है। ओके, यह आपका समझ आ गया। और बीच में जो ये पार्ट है न्यूक्लियोलस होता है। अब न्यूक्लियोलस क्या है, इसका अंदर का क्या स्ट्रक्चर होता है वो भी अभी आपको हम पढ़ाएंगे। ओके, तो आज बस आपको न्यूक्लियस ही पढ़ाया जाएगा, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्लस थोड़ा सा जानने वाला टॉपिक है ये, है ना, कि थोड़ा सा नॉलेजेबल टॉपिक है ये। चलो, अब न्यूक्लियस का शेप देखते हैं क्या होता है। इट में भी डिस्क शेप्ड होता है, या तो स्पेरिकल होगा, या तो ओवॉइड होगा, बाइलोब्ड होगा, मल्टीलोब्ड, किडनी शेप्ड, है ना, सी शेप्ड, या फिर स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। ठीक है, जिसको मोनोलिफॉर्म कहते हैं। ओके, ये इनका कुछ है ना शेप होता है न्यूक्लियस का। अब पोजीशन क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, कैसे, अब अगर एम्ब्रायोनिक या ग्लैंडुलर सेल हो तो न्यूक्लियस सेंटर पे होगा, जो हाँ न्यूक्लियस सेल के सेंटर पे होगा। ठीक है ना, जस्ट लाइक ऐसे होगा। ये आपका अगर एम्ब्रायोनिक या ग्लैंडुलर सेल बता दे तो न्यूक्लियस ऐसे सेंटर पे होगा।
पर अगर फैट सेल बताते हो तो न्यूक्लियस क्या कहाँ होगा, न्यूक्लियस आपके पेरीफेरी पे देखा जाएगा, इस जस्ट लाइक ऐसे, है ना। ये आपका फैट सेल है तो न्यूक्लियस कहाँ देखा जाएगा, जस्ट ऐसे पेरीफेरी पे देखा जाएगा। और आपका एम्ब्रायनिक का ग्लैंडुलर सेल होगा तो न्यूक्लियस एकदम सेंटर पे देखा जाएगा, दैट्स, है ना। ये तो पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू ए सेल। ओके, नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में तो पहला है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं या फिर कैरियोथेका भी हम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दो इट कंपोज्ड ऑफ टू मेम्ब्रेन, एक है आउटर एक है इनर। अब ये डायग्राम में देखो, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है, ये आउटर ये इनर मेम्ब्रेन। ओके, दो मेम्ब्रेन है और बीच में जो सेपरेशन है वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, ठीक है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है, जैसे कि मान के चलो अगर ये न्यूक्लियस है ना, है ना, ये देखो ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। बीच में जो है वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज है ना कंटिन्यू टू, मतलब ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। ये मतलब बाहर ऐसे तुम्हारे मान के चलो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहेगा वो लगा रहेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो इट में बियर्स राइबोसोम आल्सो, ठीक है। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ऑक्टागोनल है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होता है वो क्या होता है, ऑक्टागोनल होता है ना। ऑक्टागोनल तो पता है, 8 एज होता है ना। तो दिस पोर्स जो होता है वो कैसे होता है, अब देखो ये आप यहाँ पे जो पोर देख रहे हो, आप देखो आराम से, ये जो पोर है यहाँ पे, ये फिर यहाँ पे भी एकदम आपको स्पष्ट दिखाई देगा, क्लियर। ये जो पोर है ना, ये जो पोर फॉर्मेशन हुआ है ऑक्टागोनल है, ये मतलब ऐसे दिखाया गया है, ऊपर से वो ऑक्टागोनल ही दिखता है ना। तो ये जो पोर है ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से हुआ है ना, आपको ये दिख रहा होगा, है ना। तो दिस पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कैलन एंड टेम्लिन, जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियर पोर को इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब ये पोर क्या करता है, पोर करता है हमारे जो इनवर्ड और आउटवर्ड जो मूवमेंट है डिफरेंट मटेरियल्स के, जैसे कि न्यूक्लियस क्या क्या मटेरियल करता है, जैसे कि एमआरएनए हो, न्यूक्लियो प्रोटीन हो, वो क्या करता है, तो इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जो न्यूक्लियर पोर्स है, और जो न्यूक्लियर पोर्स आर एनक्लोज्ड बाय सर्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एनुली। मतलब अब देखो ये आपका पोर है जिसमें जो ऑक्टागोनल है ना, ऐसे बना ही देता हूँ, रुक जाओ मैं अच्छे से बना देता हूँ। ऑक्टागोनल है ना, ठीक है, ये आपका मान के चलो न्यूक्लियर पोर है। ओके, ये न्यूक्लियर पोर है, ये ऑक्टागोनल है। अब इसमें क्या होता है, ये एक सर्कुलर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिस तरह एनक्लोज होता है, जिसको हम कहते हैं एन्यूली, ठीक है। ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर है, एनक्लोज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एन्यूली। पोर ऑक्टागोनल होता है बट ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, एनक्लोज्ड है, जिसको हम कहते हैं क्या, एन्यूली। इसी पोर और एन्यूली को हम क्या कहते हैं, इसी पोर और एन्यूली को हम कहते हैं कंस्टिट्यूट द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, और उसको हम क्या कहते हैं, पोर बास्केट, ठीक है ना। अब यहाँ पे डायग्राम में ही देख रहे हो कि जो ये तो मान के चलो ये आपका जो पोर है, ये मान के चलो ऑक्टागोनल, ऐसा ऑक्टागोनल है ना, ये ऐसे ऑक्टागोनल है, मान के चलो फॉर एग्जांपल ऐसे ऑक्टागोनल है, और क्या ना, ऐसे ऑक्टागोनल है। अब ये जो है ना, ये ऊपर से ये ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर तरह एनक्लोज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एन्यूली कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या फिर पोर बास्केट। ओके, अब आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब क्या है, सेम है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की तरह होता है, मतलब एक हिसाब से मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर सेप और न्यूक्लियोप्लाज्म। उसमें क्या होता है, डीएनए होता है और उसके एसोसिएटेड प्रोटीन्स होता है, जैसे कि वाटर, ठीक है, आयन, एंजाइम, सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, ये ऐसा जगह है जिसमें डीएनए सिंथेसिस भी होता है, ठीक है, और मान के चलो एमआरएनए की भी सिंथेसिस होता है, ठीक है। और अब आते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस एक्चुअली पहले तो बात है, न्यूक्लियोलस को फर्स्ट रिकॉग्नाइज किसने किया, फॉन्टाना इन 1874। ये एक स्फेरिकल मेम्ब्रेनलेस बॉडी है विद इन द न्यूक्लियस, स्फेरिकल है और मेम्ब्रेनलेस है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या है, इसमें आरएनए है, डीएनए, इसके अंदर क्या है, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन है, ठीक है।
एंड द न्यूक्लियोलाई द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक साइट ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, अब न्यूक्लियोलाई जो है वो ऐसे फॉर्मेशन नहीं होता। जो आप क्रोमोसोम, आप कुछ देर बाद आपको एक क्रोमोसोम टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। उन रीजन में मतलब क्रोमोसोम्स के उन रीजन पे ही न्यूक्लियोलस का आविर्भाव होता है ना। दिस आर द स्पेसिफिक साइट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोलस। ठीक है ना, जो स्पेसिफिक साइट्स है क्रोमोसोम के उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्यों उनको कहते हैं वो भी हम आपको क्रोमोसोम जब टॉपिक होगा उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियोलर द न्यूक्लियोलस कैन बी बेस्ट विजुअलाइज्ड ऑन एट इंटरफेस। ठीक है, ये याद रखना। देखो बढ़िया चीज़ ये है कि दो आपका बात है। एक जो न्यूक्लियोलस है वो बेस्ट ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ इंटरफेस, एंड द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होता है वो कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, बेस्ट ऑब्जर्व कहाँ पे होता है, बताओ यार कहाँ पे होता है, वो मेटाफेज पे होता है। सेल डिवीजन के मेटाफेज पे क्रोमोसोम ज़्यादा मतलब बेस्ट ऑब्जर्व होता है, और इंटरफेज पे न्यूक्लियोलस का बेस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। ओके, अब क्या है, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन सेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा इन्वॉल्व है उसमें ज़्यादा न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, क्योंकि है ना वो क्या बनाता है, राइबोसोमल आरएनए बनाता है ना, तो दैट्स है ना, वहाँ से प्रोटीन बनेगा फिर आरएनए से ट्रांसलेशन के द्वारा। ठीक है, तो कहाँ एब्सेंट रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियोलस इन एब्सेंट इन यीस्ट, बैक्टीरिया एंड सम एल्गा, एम्ब्रायनिक सेल, स्पर्म सेल एंड इरिथ्रोसाइट, इनमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है। ये चीज़ अच्छे से दिमाग में बिठा लो, नॉट न्यूक्लियस, है ना, इट्स न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है ना। गलती कर देते हैं लोग यहाँ पे कि वो न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है बोल देते हैं, नहीं, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, नॉट न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियोलस में भी प्लाज्मोसोम मतलब अब ये नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स न्यूक्लियोलस भी हो सकता है। ट्रू न्यूक्लियोलस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोसोम, और फॉल्स न्यूक्लियोलस को हम क्या कहते हैं, कैरियोसोम। ठीक है, अब पार्ट्स है, अब देखो ये न्यूक्लियोलस का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पार्ट्स में क्या, पार्ट्स एमोर्फा, एमोर्फा का मतलब है इसमें मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, पार्स एमोर्फा, होमोजेनस मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स वाला पार्ट है। ठीक है ना, अब पार्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जिसमें न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है ना, न्यूक्लियर क्रोमैटिन पाया जाता है, जो क्या सिंथेसिस करते हैं, आरएनए। देख रहे हो, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए सिंथेसाइज करता है। याद रखना, न्यूक्लियस एमआरएनए सिंथेसिस करता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, है ना। जो हमारे न्यूक्लियस है वो एमआरएनए सिंथेसिस करता है, और जो न्यूक्लियोलस है वो आरआरएनए सिंथेसिस करता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, नोट कर लो। जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या सिंथेसिस करता है, एमआरएनए, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए। और जो न्यूक्लियोलस है वो क्या सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये आप अच्छे से पॉइंट दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अब आता है आपका, देखो पार्स क्रोमोसोम हो गया, पार्स एमोर्फा हो गया, तो ये देखो क्रोमैटिन वाला पार्ट। ठीक है ना, ये देखो पेरिन्यूक्लियर क्रोमैटिन, इंटरन्यूक्लियर क्रोमैटिन यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब है पार्स फाइब्रोसा और न्यूक्लियोनेमा, मतलब फाइब्रिल वाला पार्ट को कम कह रहे हैं, जो फिब्रिल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं पार्स ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा जो ग्रेन्यूल्स वाला पार्ट को हम कहते हैं पार्स ग्रेनुलोसा। ठीक है, ग्रेनुलोसा क्या ग्रेन्यूल्स होता है, अब बात है कि ग्रेनुलोसा तो कहते हैं, ग्रेन्यूल्स किस चीज़ का ग्रेन्यूल्स होता है, वो राइबोसोम सब यूनिट्स की बात कर रहे हैं, राइबोसोम सब यूनिट्स की बात होती है। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस इज द मोस्ट इम्यूनो साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस व्हिच कंप्राइजेस अबाउट 80% ऑफ टोटल आरएनए कंटेंट ऑफ द सेल। तो इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। ओके, ये राइबोसोम सिंथेसिस का बेस्ट पार्ट है। अब देखो, अभी आपको पढ़े थे ना हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, पहले तो बात है टाइटली पैक्ड होता है हेटेरोक्रोमैटिन, ये लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, हाई डीएनए डेंसिटी होता है इसमें। ठीक है ना, डेंसली पैक्ड होता है, हाई डीएनए डेंसिटी होगा, उसमें लो डीएनए डेंसिटी है। ये डार्क स्टेन करता है, ये लाइटली स्टेन करता है। ठीक है, तो ये पेरीफेरी में मिलता है, ये लोकेशन देख लो कहाँ पे मिलता है। जो हेटेरोक्रोमैटिन है ये आपके न्यूक्लियस के पेरीफेरी में देखा जाएगा, पर ये जो यूक्रोमैटिन है ये आपके इनर बॉडी पे देखा जाएगा। ठीक है, जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो पेरीफेरी ऑफ न्यूक्लियस में पाया जाएगा, और जो यूक्रोमैटिन है वो इनर बॉडी ऑफ न्यूक्लियस में वो पाया जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी की बात कर लें तो हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है ना,
दे शो लिटिल और नो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी। और जो यूक्रोमेटिन होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब अदर फीचर्स क्या है, ये कम्पैक्टली कॉइल्ड होता है, ये लूजली कॉइल्ड होता है, ठीक है, ये लेट रेप्लिकेटिव होता है और ये अर्ली रेप्लिकेटिव होता है, ठीक है। जो रीजियंस है वो स्टिकी होता है, ये नॉन स्टिकी होता है। और जो इट परमिट्स द जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, ठीक है, और ये क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन, मतलब इट रिजल्ट्स इन जेनेटिक वेरिएशन होता है इससे। अब आता है आपका क्रोमोसोम, ठीक है। आपका न्यूक्लियस का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर तो आपने पढ़ा है ना क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के बारे में तो जानना होगा थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं क्यों टॉपिक खत्म हो गया है ना। अब क्रोमोसोम के बारे में भी जान लो यार, है ना। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। अभी आपने पढ़ा ना हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, है ना, जो डीएनए रैप्ड आउट होता है जिसके कारण वो, है ना, जो कम्प्लेक्स डीएनए प्रोटीन का कम्प्लेक्स, है ना, जो रैप्ड होने से वो न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन होता है। अब उन्हीं के कम्प्लेक्स, है ना, यूनिट्स बनते बनते क्या होता है ना, क्रोमैटिन बनता है। अब उसी से क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। अब देखो, कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग नॉर्मल से डीएनए पैकेजिंग ही है उसमें, है ना, प्रोटेक्ट, है ना, डीएनए प्रोटेक्शन भी होता है। और जेनेटिक मैटर, अब सेल डिवीजन में जैसे जो भी हो, माइटोसिस हो, मियोसिस हो, एमाइटोसिस हो, ठीक है ना, उसमें क्या है, सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रिसाइजली, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ, है ना, इक्वली डिवाइड हो। ऐसा नहीं है कि इस सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो ज़्यादा है, उस सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कम है, ऐसा ना हो। तो प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूट करें जेनेटिक मटेरियल को ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, अब इसका कोर कंपोनेंट्स देख लो क्या क्या है। क्रोमेटिन है, हिस्टोन प्रोटीन है। अब क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ, अभी आपने पढ़ा है ना, कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट मेक्स अप द क्रोमोसोम। दो होता है यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, अभी आपने पढ़ा है, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, जो डीएनए रैप होता है ऑक्टामर्स ऑफ कोर हिस्टोन प्रोटीन नोन एज न्यूक्लियोसोम, है ना, मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर होता है उसके साथ वो क्या होता है, वो डीएनए रैप होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। कुछ लुक लाइक बीज्ड ऑन स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब बोलोगे सर हिस्टोन ऑक्टामर क्या है, अभी आपने हिस्टोन प्रोटीन पढ़ाया था। जो ये जो रैप होता है ना, जो आपको बता रहा हूँ अभी, हाँ, ये देखो, ये हिस्टोन कोर है ना, दिस इज द हिस्टोन कोर। यही जो हिस्टोन कोर है इसको हम हिस्टोन ऑक्टामर ही कहते हैं, ठीक है, इसको हम हिस्टोन ऑक्टामर ही कहते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। ओके, अब आपका हाँ, अब ये हिस्टोन प्रोटीन हो गया। दिस न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल टू फॉर्म हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स। आप देख लो क्रोमैटिड, ये देखो, ये जो पार्ट है, ये सॉरी, ये जो मान के चलो ये पार्ट है, ये एक क्रोमैटिड है। क्रोमैटिड मतलब डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कॉन्सिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल हाफ्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स। देख लो, ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, ठीक है। दे कॉन्टेन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए एंड आर सेपरेटेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोमियर क्या है, ये देखो, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इस पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये पार्ट है सेंट्रोमियर का, ये इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। द स्पेशलाइज्ड रीजन दैट होल्ड्स द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर। ओके, ये एंकरेज के हिसाब से वो एक्ट करता है, ठीक है, फॉर काइनेटोकोर एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्पिंडल फाइबर अटैच टू पुल द क्रोमैटिड अपार्ट ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, एक पॉइंट होता है, ठीक है ना, एक तो एंकरेज के काम पे आता है, और क्या होता है, काइनेटोकोर पे होता है, जिसमें क्या होता है कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें जो स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ओके, अब आर्म्स पाया जाता है, क्रोमोसोमल आर्म्स, एक है पी आरएम और एक क्यू आरएम। शॉर्ट को हम पी आरएम कहते हैं, लॉन्ग को हम क्यू आरएम कहते हैं, ठीक है। टेलोमियर क्या होता है, टेलोमियर होता है आपका रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंस। अब देखो, ये जो पार्ट है, ये इसको हम टेलोमियर कहते हैं। ये बोथ एंड्स पे पाए जाते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंस को हम टेलोमियर कहते हैं, जो एक प्रोटेक्टिव कैप्स की तरह एक्ट करता है, फाउंड इन द बोथ एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्यों प्रोटेक्टिव, क्योंकि वो मतलब प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड स्टॉप क्रोमोसोम फ्रॉम फ्यूजिंग विथ ईच अदर। ओके ना, फंक्शन होता है जो टेलोमियर का। ओके, नेक्स्ट होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सैटेलाइट। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब, जैसे कि मान के चलो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये एक नैरोइंग हो गया, इसको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे, और ये एकदम बबल की तरह फॉर्मेशन, इसको हम सैटेलाइट कहेंगे, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है ना, यही लिखा है।
देखो सम क्रोमोसोम्स हैव अ सेकेंडरी नैरोइंग दैट पिंचेस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया और यहाँ से एक पिंचेस ऑफ ए फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जिसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट कहते हैं। अब ये ही जो सैटेलाइट वाला रीजियन है इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजियन। अब आपको समझ आया ना कि मैंने जब आपको न्यूक्लियस पढ़ा रहा था उसमें बताया गया था ना कि जो न्यूक्लियस कहाँ बनता है, स्पेसिफिक साइट होता है क्रोमोसोम का जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजियन। अब वो कौन सा रीजन, उसको क्यों न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं वो आपको भी समझ आएगा गया, क्योंकि उसमें वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, सैटेलाइट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए होता है और उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन NOR, जो क्रूशियल फॉर फॉर्मिंग द न्यूक्लियोलस एंड सिंथेसाइजिंग राइबोसोमल RNA। ठीक है ना, राइबोसोमल RNA। अब आता है आपका सेंट्रोमियर के पोजीशन के अनुसार आपका डिवीजन। ये आपने बहुत पहले ही पढ़ा है, ऐसा कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है। मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, टेलोसेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक का मतलब है कि जो सेंट्रीमियर है वो मिडल पे है। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक का क्या मतलब है, स्लाइटली ऑफ सेंटर्ड है फ्रॉम द मिडल। ठीक है, और एक्रोसेंट्रिक क्या है कि वो नियर टू एंड है ना, एंड पे है ना, जिसमें क्या है, अब देखो सब मेटासेंट्रिक में पी आर्म शॉर्टर हो जाता है और क्यू आर्म लॉन्गर होने लगता है, और एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि वेरी शॉर्ट PRM होता है और वेरी लॉन्ग QRM होता है, क्योंकि वो नियर एंड पे उनका जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो नियर एंड पे होता है। ठीक है, और टेलोसेंट्रिक का क्या मतलब क्या है, टेलो मतलब क्या है, अभी आपने बोला है ना, टेलो मतलब एकदम एंड पे। टेलोमियर पढ़ा है ना, टेलोमियर क्या होता है, एकदम एंड में होता है ना, तो टेलोसेंट्रिक का मतलब है अगर कॉन्स्ट्रिक्शन प्राइमरी जो सेंट्रोमियर है वो अगर एकदम एंड पे हो, तो ये देखो ये है टेलोसेंट्रिक, एकदम पूरा एंड में है, तो इसमें कोई QRM मतलब PRM होता है नहीं, ये 1 RM होता है। ठीक है ना, तो दैट पॉसेस ओनली 1 RM। ठीक है, ये नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन ह्यूमन बट फाउंड इन माइस। ओके, अब आता है आपका सेल न्यूक्लियस का फंक्शन। अब इतने देर पढ़ लिया, अब फंक्शन पढ़ लो। एक तो है क्रोमेटिन स्टोर करता है, दूसरा क्या है, कंट्रोल सेंटर है, मास्टर कंट्रोल ऑफ द सेल है ना। अब क्या है, न्यूक्लियस क्या सिंथेसाइज करता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक तो आपका mRNA की सिंथेसिस होता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। ठीक है ना, mRNA सिंथेसिस। दूसरा क्या होता है, आपका DNA रेप्लिकेशन भी होता है, साइट ऑफ DNA रेप्लिकेशन। और क्या होता है, RNA प्रोसेसिंग होता है बाय स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स एंड एडिंग कैप्स एंड पॉली ए टेल्स। ठीक है ना, ये एक RNA प्रोसेसिंग का एक पार्ट है, स्प्लाइसिंग। ठीक है, जिसमें क्या है, इंट्रॉन्स एवं कैप्स के द्वारा पॉली ए टेल्स के द्वारा RNA को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जब मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा तब आप इसको पढ़ोगे कि स्प्लाइसिंग क्या है ना। नेक्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर हाउसेस द न्यूक्लियोलस ऑफ फॉर RNA सिंथेसिस। ठीक है, एंड राइबोसोमल यूनिट असेंबली। ठीक है, उसमें नॉर्मल सी बात है, आपने पढ़ा है कि RNA में क्या होता है, राइबोसोम्स के जो ग्रेन्यूल्स पार्ट है ना, पार्स ग्रेनुलोसा, उसमें राइबोसोमल यूनिट भी होता है, तो उसको भी हाउस करता है। नेक्स्ट क्या होता है, DNA ऑर्गेनाइजेशन करता है इनटू फंक्शनल डोमेन एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, mediates transport of proteins and RNA through nuclear pores and maintains the genome integrity via DNA repair mechanisms, है ना। तो ये आपके सेल न्यूक्लियस के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना। चलो अब एक रिवीजन मान लेते हैं ना, रिवीजन कर लेते हैं क्या है। पहले तो बात सुनो, न्यूक्लियस क्या है, हमारे सारे एक्टिविटीज, जो सेल के सारे एक्टिविटीज को वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पहली बात। स्ट्रक्चर में क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप में क्या है, मतलब न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होता है, उनमें दो टाइप के मेम्ब्रेन, बीच में पेरिन्यूक्लियर स्पेस होता है। और क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। कैसे बनते हैं, फ्यूजन ऑफ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स। और जो न्यूक्लियर पोर है वो ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर होता है और वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर की तरह है ना एनक्लोज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनुली। और उसी और मतलब जो एनुली प्लस न्यूक्लियर पोर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या फिर पोर बास्केट, जिसमें से जो RNA mRNA होता है या फिर जो प्रोटीन का यूनिट्स होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी न्यूक्लियस है वो क्रोमोसोम से बना होता है। ठीक है ना,
जाइंट मोलिकुल ऑफ डीएनए जो 2 मीटर लंबा होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। और जो 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 क्रोमोसोम है वो कैसे बनता है, वो न्यूक्लियोसम से बना। न्यूक्लियोसम क्या है, जब डीएनए आपके हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ या फिर हिस्टोन ऑक्टामर के साथ रैप्ट आउट होता है ना, उसको हम न्यूक्लियोसम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे जो बीड्स हैं, है ना, इसको बीड्स ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं ना, बीड्स है ना, ऐसे ऐसे बना होता है एक माला की तरह, उसी को हम पूरा क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। फिर उससे क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। ओके, नेक्स्ट आपका होता है कि उसी क्रोमेटिन के अनुसार दो पार्ट में मतलब डिवाइड होता है। एक है हेटेरोक्रोमेटिन, दूसरा है यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है, डेंसली होता है और डार्क स्टेन होता है, ठीक है। और मान के चलो उसमें क्या होता है, ट्रांसमिशनली इनएक्टिव होता है। और जो यूक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसमिशनली एक्टिव होता है ना, वो लूजली पैक्ड होता है और वो लेस स्टेन करता है, ठीक है। ठीक है, अब बात आती है कि आपका जो स्ट्रक्चर हो गया आपका, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में जो फ्लूइड पार्ट है आपका न्यूक्लियस का, जिसमें डीएनए होता है, उसके एसोसिएटेड प्रोटीन्स होता है और साथ में वाटर, आयन, एंजाइम, सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियोटाइड्स भी पाए जाते हैं। इट इज द मेन साइट फॉर द डीएनए सिंथेसिस एंड एमआरएनए सिंथेसिस थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आपका न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर हो गया जैसे पार्स एमोर्फा, पार्स क्रोमोसोम, पार्स फाइब्रोसा एंड पार्स ग्रेनुलोसा, आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस कैसे एक स्पेसिफिक साइट पे बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजियन। वो कौन सा क्रोमोसोम का स्पेसिफिक साइट होता है, क्रोमोसोम का वो स्पेसिफिक साइट होता है जो जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होकर सैटेलाइट क्रोमोसोम है ना, सैटेलाइट वाला पार्ट बन रहा हो, उस साइट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजियन। उसी रीजियन पे न्यूक्लियोलस बनता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस बनता है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए मेन पार्ट और न्यूक्लियोलस का सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, ठीक है। अब क्रोमोसोम आ गया। क्रोमोसोम क्या, हाईली ऑर्गेनाइज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए एंड प्रोटीन्स का, है ना। और प्राइमरी फंक्शन है पैकेजिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूट जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कोर कंपोनेंट में क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उसमें, और ये है क्रोमेटिड, है ना, सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, सिस्टर क्रोमेटिड, हाँ, सिस्टर क्रोमेटिड होता है। ये आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन सेंट्रोमियर होता है, ये आपका सैटेलाइट होता है, और मान के चलो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी पाया जाता है, ठीक है। और आपका आर्म्स होता है, पी आर्म, क्यू आर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर पोजीशन, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। और सेल न्यूक्लियस का फंक्शन ये है कि वो क्रोमेटिन को स्टोर करता है, पहला कंट्रोल सेंटर होता है, एमआरएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, जो आरएनए है उसका प्रोसेसिंग बाय स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन एंड एडिंग कैव्स एंड पॉलीएटिल्स, है ना। और न्यूक्लियस को हाउस करता है, ठीक है। और डीएनए ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, ठीक है, बस। और इतना ही है, और जेनोम इंटीग्रिटी को वो मेंटेन करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। तो आज आपका जो न्यूक्लियस का जो टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल का, है ना, न्यूक्लियस, है ना, जिसके जो पूरा सेल का कंट्रोल कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज आपका ये पूरा जो न्यूक्लियस का टॉपिक है ख़त्म होता है। आशा करता हूँ सबको समझ आ गया होगा, ऐसा तो कोई मैंने हार्ड नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। अब देखो यार, जो पढ़ा सकता हो तो है ना, मान के चलो सारी चीज़ें एक बार में ना आधे घंटे का एक टॉपिक बना के पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। पर मैं चाहता हूँ कि ना वो एकदम बेसिक से आप पढ़ो, ऐसा ना हो कि है, क्योंकि सामने वाला जो स्टूडेंट होता है वो ऐसे भी होता है जिनको उस लेवल का नहीं है नॉलेज, और कुछ कुछ होते हैं कि हाँ थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, तो उनको थोड़ा सा ऐसे मतलब टॉपिक को छोड़ के भी पढ़ा दे तो उनको समझ आ जाएगा। पर मैं ये नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ कि जो बिगिनर मतलब एकदम मान के चलो एकदम लो लेवल पे है ना, कि भाई जिनको एकदम समझ ही नहीं आ रहा होगा, उनके लिए भी मैं इस तरीके से वीडियो को बना रहा हूँ ताकि उनको भी बढ़िया तरीके से समझ आ जाए कि क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या टॉपिक है और क्या क्या पॉइंट्स है और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है और कैसे याद रखने, क्या मैकेनिज्म है, कौन सा चीज़ समझना है ना। तो दैट्स फॉर टुडे गाइस। तो मिलते हैं आपके अगले लेक्चर पे, ठीक है, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके धीरे धीरे जो 5 मोस्ट पावरफुल इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है उसको हम पूरा बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा देंगे। आपका कंसेप्ट एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। कोई इतना इतना क्या बोलते हैं, इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, ठीक है, और बढ़िया नंबर से पास हो। ओके, तो दैट्स फॉर टुडे गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।